दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी कंपनियों के बारे में जिन्होंने की मार्केट करेक्शन के बावजूद रेजिलियंस एंड स्टेबिलिटी तो दिखाई है, साथ ही साथ इनमें एफआईआईज एंड डीआईआईज ने रिसेंटली अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिएगा क्योंकि हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंसाइट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी ओवरऑल मार्केट अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो खामेनेई, जब यहाँ पे खामेनेई की खबर आ चुकी उसके बाद स्टॉक मार्केट को ये बातें पता हो चुकी थी वीकेंड में ही, लेकिन स्मार्ट मनी प्लेयर्स जो होते हैं वो इन खबरों के पीछे जाते हैं, पर्दों के पीछे जाते हैं और इसके साथ ही साथ वो मार्केट में संभावनाएं ढूंढते हैं। अब सबको पता था कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में गिरावट हो सकती है मंडे के दिन, और गिरावट हुई भी करीब अभी वीडियो जब बना रहे हैं तो करीब 1.5% के आसपास मार्केट नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस एग्जाम्पल से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जो स्मार्ट मनी प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं खासतौर पे गिरावट के कंडीशन में। तो बिरला सॉफ्ट का हमने यहाँ पे चार्ट ले रखा है। लाइव प्राइसेस और जो रिसेंट के 3 महीने के प्राइसेस हैं वो हम नहीं दिखा रहे हैं एज पर रेगुलेशंस, बट सिंस हमें आपको कुछ समझाना है तो यहाँ पर हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें दिखा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अब अगर हम बिरला सॉफ्ट में देखें तो प्राइसेस गिरते हुए आ रहे थे, राइट। यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी। अब जब बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पे कब बनी थी? ये बनी थी 4 अप्रैल 2025 को, और यहाँ पे 385 से सीधे ये क्लोज हुई थी करीब 366 रुपए के आसपास। तो इस बड़ी सी रेड कैंडल के बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आई होगी, एंड इसके बाद मार्केट में आप देखिए तो अगले दिन ये यहाँ पे ओपन होने के बजाय ये यहाँ पे ओपन हुआ 334 रुपए पे। तो कहाँ एक दिन पहले प्राइस 384 रुपए था और कहाँ अगले दिन 334 रुपए हुआ। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि 384 से 334 कितनी गिरावट होती है। तो 384 से 334 ये जो भी निकल के आता है इसको हम डिवाइड करेंगे 384 सीधे 13%। मतलब एक दिन के अंदर कोई चीज 13% नीचे है तो जो स्मार्ट मनी प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे पॉइंट्स पर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं, अपनी पोर्टफोलियो में फर्दर एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंपनियां हम डिस्कस कर लेते हैं जिनमें कि रिसेंटली एफआईआईज एंड डीआईआईज ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी तरह के रिकमेंडेशंस हैं। एफआईआईज एंड डीआईआईज का एक सर्टेन थॉट प्रोसेस होता है, डज नॉट मीन कि वो हमेशा गारंटीड ही होता है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की। अब ये जिस सेक्टर से बिलोंग करता है, क्योंकि हम यहाँ पे जो कंपनियां डिस्कस करेंगे उनके सेक्टर के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि बेसिकली जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनका थॉट प्रोसेस सेक्टर से अटैच्ड क्यों होता है। तो यहाँ पर माइनिंग एंड मिनरल्स जो भी कंपनियां होती हैं, राइट, ये एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें कि इन्वेस्टर्स सेलेक्टिव एक्यूमुलेशन सोच रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, और ग्लोबल एल्युमिनियम की डिमांड जो है लॉन्ग टर्म में बढ़ रही होती है, फिर चाहे भले ही वो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी क्यों ना दिखा रहे हो। अब यहाँ पे नाल्को यानी कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का रीसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए तो प्रमोटर्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 16% से करीब 19%, 20% हो चुके हैं एफआईआईज, एंड 15% से यहाँ पे घटकर 12% के आसपास हो चुके हैं डीआईआईज। अब देखिए तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो एफआईआईज एंड डीआईआईज होते हैं, राइट, उनका थॉट प्रोसेस समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्यों किसी सर्टेन कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एग्री एफएमसीजी वैल्यू चेन की। अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, राइट, अदानी विल्मार हुआ करती थी पहले, अदानी इससे एग्जिट कर चुके हैं, सो ये अब AWL एग्री नाम से जानी जाती है। एंड इनके कुछ मेजर इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं, जैसे कि भारत का ओवरऑल फूड कंजम्पशन जो स्टोरी है वो एवरग्रीन रहता है, यानी कि एफएमसीजी सेक्टर में आप चाहे कोविड के ड्यूरेशन में देख लीजिए, चाहे वॉर के सिचुएशन में देख लीजिए, उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड रहती है, बिना उनके प्रोडक्ट्स की जिंदगी नहीं चलती है जनरली। सो ब्रांडेड एडिबल ऑयल्स हो या स्टेबल्स प्रोडक्ट्स हो, इनकी डिमांड
कंसिस्टेंटली बनी रहती है। इनका कैश फ्लो प्रेफरेबली स्ट्रांग होता है एंड मार्केट क्रैश का कंपेरेटिवली कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स एफएमसीजी सेक्टर पे थोड़ा सा कम इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर हम देखें तो जो इनके की ब्रांड्स हैं उनमें 13% की ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम्स में ग्रोथ देखी जा रही है। इसके साथ ही साथ कोहिनूर ब्रांड यहाँ पे देखिए तो करीब 32% के साथ ग्रो कर रहा है एंड ऑयल एंड फूड सेगमेंट यहाँ पे करीब करीब 7% के आसपास से ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो जो श्री रेणुका शुगर्स है राइट, ये भी इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आती है। कुछ और कंपनियां यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आती है। तो यहाँ पे जो अदानी हुआ करता था इस पर्टिकुलर बिजनेस में, उसने अपने आप को यहाँ से हटा लिया है, जिसके बाद ये पर्टिकुलर कंपनी बन गई है AWL एग्री बिजनेस। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देखें तो रीसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, आप देखिए प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग कम की है, करीब करीब 57% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स हैं, केवल और केवल 12% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे 30% के आसपास हमारे FIIs एंड DIIs हैं, जिसमें कि पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार FIIs यहाँ पे अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड DIIs ने भी अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है दिसंबर के क्वार्टर में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक सेक्टर के बारे में जो कि एक बिल्कुल नए फेज में एंटर कर रहा है, अर्बन डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स। तो हमने देखा है कि जोमेटो की जो पार्ट है राइट, ब्लिंकिट, वो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में है। अब स्विगी का स्विगी इंस्टामार्ट जो है वो इस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में आ चुका है एंड जब भी मार्केट क्रैश जैसी सिचुएशन होती है राइट, तो उसमें शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट तो नीचे की तरफ होते हैं बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड यहाँ पे क्लियर है और भारत का ओवरऑल जो कंजम्पशन है राइट, वो मोस्टली ऑनलाइन की तरफ मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर हम स्विगी का यहाँ पे डाटा देखें तो स्विगी के प्लेटफॉर्म पे एवरेज 36% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ देखी जा रही है मंथली ट्रांजैक्शंस यूजर्स में। साथ ही साथ फूड डिलीवरी सेगमेंट में देखें तो करीब करीब 20% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा जा रहा है एंड क्विक कॉमर्स सेगमेंट में करीब करीब 103% के आसपास से जीओवी सेगमेंट में यहाँ पे ग्रोथ देखी जा रही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस करें तो जो इनका रिसेंट क्वार्टर था उसमें 16% के आसपास प्रमोटर्स हैं, केवल और केवल 6% पब्लिक है, 16% के आसपास FIIs हैं, यहाँ पे 55% करीब पब्लिक है, 22% के आसपास DIIs देखने को मिल रहे हैं। तो FIIs एंड DIIs दोनों ने अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़ाई है एंड यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम होती हुई दिखाई दी है। अब चलते हैं स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की तरफ। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है राइट, यहाँ पर भारत ओवरऑल एक ग्लोबल लीडर बनने की राह पर आगे है एंड इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो निश प्रोडक्ट्स होते हैं राइट, वहां पे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पर एक्सपोर्ट के मामले में कंसिस्टेंटली डिमांड बनी रहती है। ऐसे में क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज का अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स बाय सेगमेंट देखें तो परफॉर्मेंस केमिकल से करीब करीब 76% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, फार्मा एंड एग्रो से करीब 17% एंड FMCG केमिकल से करीब करीब 7% का रेवेन्यू जनरेट करते हुए दिखाई दे रही है। इस पर्टिकुलर कंपनी का ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर हम ध्यान दें तो दिसंबर 2025 में करीब 51% के आसपास प्रमोटर्स थे, यहाँ पे 19% पब्लिक थी और यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा FIIs तो कम हुए लेकिन यहाँ पे DIIs बढ़ते हुए दिखाई दिए, करीब करीब 20% के आसपास हमें DIIs देखने को मिल रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे बैंकिंग सेगमेंट के बारे में। तो बैंकिंग सेक्टर जनरली एक ऐसा सेक्टर होता है जो कि जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो सबसे ज्यादा हैमरिंग इसी पर्टिकुलर सेक्टर की होती है, क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए तो हमारे जो निफ्टी 50 में फाइनेंशियल एंड बैंकिंग करीब करीब 37% का वेटेज होल्ड रखता है। तो मार्केट पे प्रेशर होता है तो बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है, बट ऐसे में जो FIIs एंड DIIs होते हैं इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ऐसे में अगर हम IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक में रिसेंटली हमें एक सर्टेन स्कैम भी देखने को मिला था। हालांकि ठीक ठाक बात ये थी कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ थी ये बैंक ने ही उजागर की थी और इन्होंने ही सामने लाया था सबके कि भाई 500 करोड़ रुपए के आसपास का ऐसा फ्रॉड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्टिकुलर बैंक एक रिटेल फोकस लेंडिंग मॉडल पे काम करती है। इसका ओवरऑल कैसा रेशियो एंड ब्रांच एक्सपेंशन इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे, अगर टियर 2 की सिटीज भी है तो वहां पे भी IDFC फर्स्ट बैंक आपको देखने को मिल जाता है एंड साथ ही साथ NPAs यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो लोन बुक यहाँ पे इंप्रूव हुई है, कस्टमर डिपॉजिट्स यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं, कैसा रेशियो यहाँ पे इंप्रूव हुआ है, साथ ही साथ नंबर ऑफ ब्रांचेज यहाँ पे दिसंबर 2018 के बाद से करीब करीब 5 गुना इन्होंने बढ़ा दिए अपने। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है
इसके साथ ही साथ एनपीएज रेशियोज यहाँ पे घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बैंकिंग सेगमेंट के लिए जो भी अप्रोप्रिएट पैरामीटर्स होते हैं उन पैरामीटर्स को जनरली जज करते हैं जब भी हमारे एफआईज एंड डीआईआईज इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो प्रमोटर्स धीरे धीरे यहाँ पे अपनी शेयर होल्डिंग को जीरो कर चुके हैं। अब जनरली बैंकिंग सेक्टर की कुछ कंपनियों के आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो वहाँ पे धीरे धीरे प्रमोटर्स निकल जाते हैं, बट कंपनियों को और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे करीब करीब 36% के आसपास एफआईज हो चुके हैं, 24% से 36% कर दिया, और थोड़े से डीआईएज यहाँ पे कम हुए। पब्लिक इन्वेस्टमेंट केवल 7% के आसपास देखने को मिल रही है। ये एक्चुअली पब्लिक शेयर होल्डिंग नहीं हो सकती, ये गवर्नमेंट होल्डिंग है शायद। ये गवर्नमेंट होल्डिंग यहाँ पे करीब करीब 7.8% के आसपास देखने को मिल रही है। 33% का यहाँ पे ओवरऑल पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ओवरऑल जो क्रैश होता है, राइट, मार्केट क्रैश होता है, मार्केट करेक्शन होता है इनफैक्ट, तो ऐसे में एफआईज एंड डीआईआईज का एक सर्टेन बाइंग लॉजिक होता है। प्राइस ऐसे में अट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं, जैसे कि बिरला सॉफ्ट का हमने एग्जांपल देखा था अप्रैल 2025 वाला। लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंटैक्ट होती है, उनको मालूम होता है कि पैनिक सेलिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म में ही होती है, एंड स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनियां जल्दी से रिकवरी मोड में आ जाती हैं। ठीक है, तो जब भी मार्केट क्रैश इवेंट होता है वो किसी तरह का डेंजर नहीं होता है, वो एक वेल्थ ट्रांसफर इवेंट होता है। पैनिक सेलर्स अपना जो ओवरऑल वेल्थ होता है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं पेशेंट बायर्स के हाथ में, इसलिए सीख कर इन्वेस्ट करो, ब्लाइंडली नहीं। तो आई थिंक यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो में अगर सीखने को मिला है तो लाइक जरूर करिए, कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो कमेंट जरूर से जरूर करिए, और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इसी तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।